नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और वो अपना बिंदु है आज राजस्थान की कला व संस्कृति हम पढ़ रहे हैं। और राजस्थान की कला व संस्कृति में आज का हमारा जो बिंदु है वो है लोक देवता। लोक देवता में हमने एक महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है, जिनका नाम था रामदेव जी तंवर। और आज अपन बात करेंगे मित्रों बाबूजी राठौड़ के बारे में। तो शुरू करते हैं अपन बाबूजी राठौड़ के बारे में। क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां परीक्षा की दृष्टि से आती है, हम उसी हिसाब से करेंगे। बाबूजी राठौड़, अब अपन बाबूजी राठौड़ के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहला हमारा बिंदु आता है उपनाम। उपनाम की बात आती है तो इसमें वो उपनाम आते हैं कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था, इन्हें किसका अवतार कहते थे, किसका ये देवता थे, कौन से रोग से रक्षा करते थे, उनसे संबंधित नाम बने होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आती है बाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण के अवतार, और इन्हें कहा जाता है ऊंटों के देवता। और इनके लिए एक और शब्द का काम है ना, कई शब्द और भी लिया जाता है। एक प्लेग रक्षक देवता, एक इन्हें गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। और आपको याद होगा इनकी वीर गति भी गायों की रक्षा करते हुए थी, तो गौरक्षक देवता। इन्हें वचन रक्षक देवता भी कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें एक और नाम की तो वो है हाड़ फाड़ के देवता। ये अपन बात किसकी कर रहे हैं, बाबूजी राठौड़ की। और एक इनके लिए एक और मूल नाम मैं ले सकता हूं, वो है राव सिंह का वंशज। राव सिंह का वंशज, ठीक है। तो एक बार इनके सभी नामों पर गौर करें। लक्ष्मण का अवतार इन्हें कहा जाता था, ऊंटों के देवता इन्हें कहा जाता था, प्लेग रक्षक देवता इन्हीं जो रोग है उससे है ना रक्षा करते थे हमें, और गौ रक्षक देवता, वचन रक्षक यानी अपने वचन के क्या थे, पक्के थे, हाड़ फाड़ के देवता। इसी प्रकार राव सिंह का इन्हें क्या कहा जाता था, वंशज। अब राव सिंह की बात आती है तो आप अच्छी तरह से जानते हो साथियों कि राव सिंह ही क्या होते हैं। राव सिंह के ही द्वारा क्या किया जाता है, 1240 ईस्वी में, आपको याद होगा 1240 ईस्वी में ही मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। राठौड़ों का मूल पुरुष राव कौन है, सिंह ही है ना। मैं आपके सामने जो खड़ा हूं तो हमारे जो मूल पुरुष है वो कौन है, राव सिंह है। तो अब अपन बात करते हैं इसे यानी इन्हीं का वंशज बाबूजी राठौड़ के बारे में। यानी बाबूजी राठौड़ के है ना कुछ ऐसे तो कोई कार्य रहे होंगे ताकि लोग उनको पूजने लगे, है ना, क्या क्या उन्होंने किया। और पहले हम ये भी बात करते हैं कि इन महापुरुष का जन्म कब हुआ, किसके घर पर हुआ, और है ना स्थान कौन सा था, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला ही हमारा बिंदु है जन्म से संबंधित है। तो जन्म कब हुआ, समय की बात करें तो साथियों 1239 ईस्वी की बात आएगी। कब, 1239 ईस्वी में जन्म हुआ किसका, बाबूजी राठौड़ का। अब आपसे ये 1239 परीक्षा में न आए तो क्या आ जाए, विक्रम संवत आ जाए। तो साथियों दो कभी नहीं याद करना, एक याद करना, या तो विक्रम संवत याद कर लो या ईस्वी सन याद कर लो। अगर आपने ये ईस्वी सन याद कर लिया है तो 1239 से आप 57 वर्ष आगे होता है ना, हमारे ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे कौन सा, विक्रम संवत। तो इसके 57 जोड़ दो, और 57 आप जोड़ोगे तो देखो यानी कि ये 7 9 7 16, ये लो 1296 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। और 1296 क्या है, विक्रम संवत है। क्या है, विक्रम संवत है। तो इस प्रकार हम है ना अपने आप निकाल सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा।
तो जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को ये लो, ठीक है। ये जन्म अपने जन्म की बात कर दी, कब हुई। अब अगर अपन बात करें जन्म स्थान की, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जन्म हुआ कहाँ। तो जन्म हुआ कोड़ूमंड में। कहाँ पर हुआ भाई? कोड़ूमंड। और कोड़ूमंड कहाँ पर है? फड़ौदी। फड़ौदी तहसील है जोधपुर की, फड़ौदी। और जिला कौन सा हो गया? जोधपुर, ठीक है। तो इस भूभाग में इसका क्या हुआ, यानी इनका जन्म हुआ बाबूजी राठौड़ का। तो देखो जन्म स्थान की बात की, कोड़ूमंड, फड़ौदी, जोधपुर। अब हम इससे आगे निकलते हैं कि जन्म इनका कहाँ पर हुआ। ये तो बात हमने कर ली। किसके घर पर हुआ, मतलब माता पिता से संबंधित बात पूछी जानी है। तो पिता की बात की जाएगी, तो पिता हो जाएंगे राव धांधल जी, राव धांधल जी। और जब अपन बात करेंगे इनके, धांधल जी राठौड़ होंगे, ये तो आप सब लोग जानते ही हो। माता की बात करेंगे तो माता का नाम है कमला दे। क्या नाम है? कमला दे। साथियों अब अपन इससे भी आगे बढ़ेंगे, तो हम यानी बाबूजी राठौड़ के पिता के बारे में जान चुके, माता के बारे में जान चुके। तो अब हमें भाई के बारे में भी जानना चाहिए, यानी भाई कौन था, भाई का नाम क्या था। तो याद रखना बूढ़ो जी। बूढ़ो जी बाबूजी के बड़े भाई थे, बूढ़ो जी। तो अब बाबूजी के बड़े भाई की बात आ गई, तो इनका पुत्र और बाबूजी का भतीजा, उसका नाम भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण है। भतीजा ये अपने पिता और माता अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची से लेते हैं, है ना। तो भतीजे का नाम था जरडा जी, और इन्हें ही कहा जाता था, जरडा जी को ही रूपनाथ जी। अब देखो साथियों, ये हम अभी तक बाबूजी के यानी कि पूरे के पूरे परिवार का क्या कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं। यहाँ से खूब सारे प्रश्न आते हैं। अब अगली बात अपन करते हैं, यानी इनकी पत्नी का, यानी बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था। तो पत्नी थी बाबूजी की, जिसका नाम था सुप्यारदे। क्या नाम था? सुप्यारदे। और सुप्यारदे की जब बात की जाएगी, ये कहाँ की थी? ये थी अमरकोट, अमरकोट। और ये अमरकोट कहाँ पर है? सिंध में। और सिंध आप सब लोग जानते हो वर्तमान कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो अमरकोट है ना, सिंध पाक के सूरजमल सोडा के यहाँ, सूरजमल सोडा की पुत्री। पूरा परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको बात क्या याद रखनी है? यही बात याद रखनी है कि बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यारदे था। उनका जन्म कहाँ हुआ, है ना? अमरकोट या उमरकोट। और वो कहाँ का क्षेत्र था उस समय तो पूरा भारत अखंड ही था, आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन उसके बाद विभाजन के बाद वो क्षेत्र सिंध, है ना, सिंध चला गया। सिंध कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो ये ध्यान रख लेना, पत्नी सुप्यारदे, अमरकोट, सिंध पाक के सूरजमल सोडा की पुत्री। बात करते हैं, अभी इनका पूरा विवाह भी नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया, वो सारी बात अपन करते हैं अभी। एक बार मैं पुनः सारी चीज रिवाइज कर देता हूँ। अपन बाबूजी राठौड़ को पढ़ रहे हैं। उपनाम लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है, ऊंटों के, है ना, देवता इन्हें कहा जाता है। फलेग रक्षक देवता कहा जाता है इन्हें। वचन रक्षक देवता भी कहा जाता है। गोरक्षक देवता इन्हें कहा जाता है। हाड़ फाड़ के देवता इन्हें कहा जाता है। राव सिंह की यह वंशज है। राव सिंह राठौड़ वंश के संस्थापक भी है। और इधर हम जन्म की बात करेंगे तो 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, है ना। और मैंने आपको विक्रम संवत निकालने का तरीका बताया कि संवत के, है ना, ईस्वी सन के 57 जोड़ दो। अगर इससे आपको ये निकालना है तो 57 वापिस से माइनस कर दो। चैत्र अमावस्या को जन्म स्थान कोलूमंड फलौदी जोधपुर में, पिता राव धांधल जी, माता कमला दे, भाई बूढ़ो जी, भतीजा झरडा जी और रूपनाथ जी बातें की है। पत्नी सुप्यारदे, अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री। ठीक है, तो अब अपन उस पूरी कहानी को भी चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हालांकि इनकी ख्याति अलग तरीके से फैली हुई थी। वीर थे, योद्धा थे, जुझारू थे। ठीक है,
अब देखो मैं यहाँ से कुछ कहानियां आपको एक साथ ही बता दूंगा इस प्रकार। देखो इधर तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, अमरकोट की। किसकी बात करेंगे, अमरकोट की। और अमरकोट में आपको पता है ना, हमने वहां के राजा की बात की है, सूरजमल सोडा। कौन है, सूरजमल सोडा। अगर इसकी पुत्री की बात करूं मैं, पुत्री, तो इस पुत्री का नाम है सुप्यारदे। किसी कहानी को पढ़ने से है ना, उस बात को बार बार रटने से अच्छा है एक बार पढ़ लो, सारी चीज समझ लो। देखो सीधी सी बात लिखनी है, अमरकोट, सूरजमल सोडा और पुत्री कौन है इसकी, सुप्यारदे। ठीक है, सुप्यारदे इसकी क्या है, पुत्री है। अब देखो आगे क्या है, इधर हम बात करते हैं, ये अपना क्षेत्र है कोड़ूमंड। और कोड़ूमंड के कौन है भाई, पाबूजी राठौड़। कौन है, पाबूजी राठौड़। और जब पाबूजी राठौड़ की बात करेंगे तो ये है कोड़ूमंड में। ठीक है, और इधर एक जायल क्षेत्र है भाई, जायल आप सब लोग जानते होंगे, नागौर का क्षेत्र है ही है जायल, है ना, और तहसील है नागौर की वर्तमान में। तो इसका एक बंदा है यहाँ पर, है ना, जिसका नाम है जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। ठीक है, अब देखो सारी कहानी बताता हूँ। 3 पात्र बता दिए, अमरकोट, सूरजमल सोडा, पुत्री सुप्यारदे, कोड़ूमंड, बाबूजी राठौड़, और इनके बारे में सारी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं अगली, अगली क्या, इधर मैंने बताया जायल, और जायल का कौन है, जिंदराव खिंची है। अब इधर जिंदराव खिंची की बात करेंगे तो इसमें मैं आप लोगों को इन तीनों से हट करके एक और पात्र है उसके बारे में बताता हूँ। एक है यहाँ एक चारणी है जिसका नाम है देवल चारणी। क्या नाम है, देवल चारणी। ठीक है, और ये जो देवल चारणी है इसके एक होती है घोड़ी। इस घोड़ी का नाम अपन जानते हैं केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। अब देखो बात यहीं से शुरू होती है, देवल चारणी के घोड़ी है जिसका नाम क्या है, केसर कालमी। अब होता क्या है, मैं कहानी जैसे बताता हूँ उसी प्रकार याद रखो। जायल का है जिंदराव खिंची, ये एक बार क्या होता है ना, ये अपने ससुराल आता है। और ये देवल चारणी कहाँ की है, इधर कोड़ूमंड की है। ठीक है, तो ये जिंदराव खिंची क्या करता है, अपने ससुराल आता है। तो वो ये जो देवल चारणी के पास एक घोड़ी होती है, ये घोड़ी बड़ी क्या अद्भुत है। ठीक है, इस घोड़ी को देख करके वो घोड़ी की मांग करता है। मेरे कहने का मतलब जिंदराव खिंची के द्वारा देवल चारणी से क्या मांगी गई, केसर कालमी घोड़ी मांगी गई। कई जगह केसर कालमी लिखा है, बात एक ही है। तो ये केसर कालमी घोड़ी मांगी किसके द्वारा, जिंदराव खिंची के द्वारा। और देवल चारणी ने इसे देने से क्या कर दिया, देने से इनकार, मतलब मना कर दिया कि नहीं, मैं ये घोड़ी तुम्हें नहीं दूंगी, मतलब किसी को भी नहीं दूंगी। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो इधर बात करते हैं अपन, और बात जो करनी है महत्वपूर्ण इधर भी है। बाबूजी राठौड़ कोड़ूमंड की हमने बात कर दी। और एक बार बाबूजी राठौड़ कहाँ गए होते हैं, सिंध गए होते हैं। सिंध से आ रहे होते हैं, ध्यान देना, सिंध से बाबूजी राठौड़ ऊंटों को लेकर है ना आ रहे होते हैं मारवाड़ की ओर। तो तब ये है ना इस मतलब ये जो अमरकोट है, यानी उमरकोट या अमरकोट, यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो वहां पर एक राजकुमारी है जो बाबूजी को देख लेती है, और वो ये है ना अपने पिता और माता से अपील करती है कि मेरा जो विवाह है इनके साथ ही किया जाए। तो फिर सूरजमल सोडा के द्वारा ये इन्हें है ना पत्र भिजवाया जाता है, इन्हें मतलब बुलावा भिजवाया जाता है कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करें और हमें गौरवान्वित करें। तो ये बात होती है। ठीक है, बाबूजी ने कहा कि हाँ मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन नहीं, एक बार मैं इन सांडे ऊंटों को सांडे भी कहा जाता था, तो उनको कहाँ पहुंचाया हूँ, मारवाड़ में, बाद में मैं आकर के विवाह करके ले जाऊंगा। ठीक है, ये बात बाबूजी ने कही और ये मान भी गए, इनका आपस में रिश्ता भी हो गया। और कुछ है ना नारियल वगैरह का आदान प्रदान आप सब लोग जानते हो ना, टीका वगैरह की रस्म हुई। अब क्या हुआ, जब विवाह का अवसर आया, ठीक है, तो बाबूजी हमें पता है कि विवाह होगा तो दूल्हा बनेगा, और दूल्हे के लिए क्या चाहिए, घोड़ी। तो है ना, और एक मतलब सबसे अद्भुत घोड़ी ही सभी को अच्छी लगती है ना। आजकल जैसे आप लोग गाड़ियां जानते होंगे, गाड़ी करने लगे लोग, तो है ना धीरे धीरे है ना सिस्टम बदल रहा है, महंगी से महंगी गाड़ी है ना हम एक दूसरे के देखा देख ले आते हैं कि अब ये नहीं, पहले वो बोलेरो तकड़ी थी और फिर धीरे धीरे उसमें बदलती हुई
है ना, बदलती गई। आप बोलो फॉर्च्यूनर, अब धीरे धीरे उसका भी क्रेज खत्म होता जा रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि यहाँ तो सब जो फॉर्च्यूनर थी तो वो केसर काल में थी, ये बहुत सुंदर घोड़ी थी, इस वजह से ये चाहिए। तो बाबूजी ने ये घोड़ी किससे ले ली? देवलचारनी से घोड़ी मांगी। और देवलचारनी ने एक बार तो बाबूजी को भी मना किया कि नहीं, मैंने जिंदराव खिची को भी मना कर दिया है और मैं घोड़ी आपको भी नहीं दूंगा। लेकिन बाबूजी ने जिंदराव खिची को क्या दिया? वचन दिया, कहा कि आप पर कोई भी संकट आए तो आप मुझे कहना, ठीक है, आप पर कोई भी संकट आए तो आप मुझे कहना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं। तो ये बात हुई किसके साथ है? देवलचारनी के साथ है। और घोड़ी को क्या कर लिया गया, है ना, ले लिया गया। और बाबूजी इसी घोड़ी पर बैठ करके कहाँ पर आते हैं, यानी इधर, है ना, विवाह इधर सूरदार्दी के यहाँ, मतलब अमरकोट। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? विवाह। देखो कहानियां सारी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होता क्या है, ये बात पता चलती है, ये इसका बहनोई है। एक चीज ये भी ध्यान दो, बाबूजी का बहनोई, और बहनोई है कौन? जिंदराव खिची। लेकिन इनका किसी कारण आपस में क्या है? मनमुटाव है, इनका झगड़ा चलता है। इस वजह से ये, है ना, जिंदराव खिची इनके विवाह में भी नहीं आता है और नहीं बारात में जाता है, पीछे है। और ये किसी अवसर के इंतजार में था तो अवसर मिल गया, है ना, कि देवलचारनी ने घोड़ी इनको तो दे दी, उनको दी नहीं। तो ये जिंदराव खिची के द्वारा क्या किया जाता है? एक तरीके से आक्रमण, और आक्रमण करके देवलचारनी की जितनी भी गायें होती है उन गायों को ये क्या कर ले जाता है? चुरा कर पकड़ कर ले जाता है अपने वहां। ठीक है, बात को समझ गए क्या? अब देवलचारनी पर एक तरीके से क्या आ गया? संकट। इस संकट में ये किसको पुकारेगी? अब इसे पता है तो ये कहाँ जाने वाली है? ये जाएगी कहाँ पर भाई? अमरकोट। और अमरकोट में कौन है? बाबूजी का विवाह हो रहा है, तो वहां पर इस प्रकार की सूचना ये खुद ही जाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य हो गया कि इधर बाबूजी का विवाह हो रहा है और यहाँ क्या चल रहे हैं? फेरे चल रहे हैं ना, फेरे चल रहे हैं। और बाबूजी ने कहते हैं कि यहाँ पर 3.5 है ना, 3 से ज्यादा और 4 से कम, मतलब बीच में है तो 3.5 ना, चौथा पूरा ही नहीं हुआ था, 3.5 फेरे लिए थे। और उधर से कौन आ गई? देवलचारनी आ गई। तो साथियों आप सब लोग जानते हो बाबूजी ने वचन दे रखा था कि तुम पर कोई संकट आए तो मुझे बुला लेना। और संकट ही नहीं है ना, बाबूजी का बहनोई था तो वो आ गया एक तरीके से संकट। तो बाबूजी ने क्या किया? ये जो 3.5 फेरे लिए थे इन्हीं को क्या छोड़ दिया बीच में, मतलब विवाह किए ही नहीं। और ये आगे किस और भाई? ये आगे ना देवलचारनी की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए, इसकी गायों की रक्षा करने के लिए। और यहाँ पर, है ना, ये युद्ध होता है। ये युद्ध भी ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को बताया है। बाबूजी, है ना, वहां से उसको छोड़ करके आ गए। और अब ये युद्ध किसके साथ करेंगे? जिंदराव खिची से गायें छुड़वाएंगे। और युद्ध थोड़ा क्या था? भयानक था। और इस युद्ध में क्या होता है मित्रों, यानी ये जो युद्ध है ये किस गांव में, यानी बाबूजी की मैं मृत्यु की बात कर रहा हूँ, यानी वीरगति की बात कर रहा हूँ। तो देंचू गांव, बाबूजी की मृत्यु होती है कौन से गांव में? देंचू गांव में। तो आप इस गांव का नाम भी याद करना, कई बार परीक्षा में आ जाता है। देंचू गांव में बाबूजी, देंचू गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन? बाबूजी राठौड़। यानी वीरगति करवाने वाला कौन था? जिंदराव खिची के द्वारा उसके सामने युद्ध हुआ तो बाबूजी क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये यानी इनका जो निधन है, यानी इनकी वीरगति कब हुई, मृत्यु कब हुई, तो आप लोग एक चीज इसको ना वो तारीख याद करना। उधर आपने पढ़ा था 1200 कब? 39, ये 1276 और ये 1276 है ईस्वी सन। अब अगर आप लोग इसका निकालना चाहोगे 57 जोड़ दो इसके, है ना, अगर विक्रम संवत निकालना चाहो तो 57 जोड़ो किसके साथ? 13, ये लो, ये हो गया 1533। कौन सा हो गया? 1533 ईस्वी, है ना। ये तो 1533 विक्रम संवत है, 1533 विक्रम संवत है, ठीक है। और 1200 क्या है? 76 ईस्वी है, ठीक है। तो ये इस दिन क्या होता है?
बाबूजी की क्या हो जाती है, मृत्यु, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं बाबूजी। तो ध्यान रखें मित्रों, मैंने पूरी कहानी बताई है। अब इधर क्या हुआ है ना, बाबूजी बीच में है ना 3.5 फेरे में छोड़कर चले गए, इसलिए कहते हैं कि बाबूजी के जो अनुयायी है 3.5 फेरे लेते हैं। क्या लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं, ठीक है, आज भी। तो ये बात ध्यान रख लेना। अब 3.5 तो क्या होता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 फेरे अब भी प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे। विवाह के 7 फेरे के 7 वचन होते, लेकिन यहाँ अपने मारवाड़ के क्षेत्र में कितने 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं। तो ये इस घटना के बाद से ऐसा होता है, पहले कहते हैं 7 फेरे लिए जाते थे, उसके बाद ये अशुभ मानते हैं, उसके बाद लेते नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, किसके बारे में, बाबूजी के बारे में। एक बार कहानी को मैं सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। अमरकोट का राजा है सूरजमल सोढ़ा, उसकी पुत्री का नाम सुप्यारदे है। कोरुमंड के बाबूजी राठौड़ है। जायल का जिंदराव खींची है। इनका आपस में संबंध क्या है, बाबूजी राठौड़ के जिंदराव खींची तो क्या है, बहनोई है, और बाबूजी राठौड़ के सूरजमल सोढ़ा क्या है, ससुर है, ठीक है। अब होता क्या है, देवल चारणी है, इसके पास एक घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। यह घोड़ी की मांग जिंदराव खींची से करता है, चारणी इसको तो देती नहीं है। और बाद में जब बाबूजी का विवाह ना सिंध से आए, मैंने आपको बताया, इनका विवाह जब होता है तो बाबूजी ये घोड़ी देवल चारणी से ले जाते हैं और देवल चारणी को वचन देके जाते हैं कि तुम पर कोई संकट आए तुम मुझे जरूर बताना। और फिर ये क्या होता है, एक बार है ना ये जो विवाह हो रहा होता है, इधर 3.5 फेरे वाली कहानी बताई, और जिंदराव खींची क्या करता है, इनकी गाय ले जाता है ना, कि ये गाय तो मेरे यहाँ रहेगी, जब तक घोड़ी किसके पास रहेगी, है ना, बाबूजी के पास रहेगी, तब तक तुम्हारी गाय मेरे पास है रही। कहने का मतलब खुली चुनौती थी, और अंत में ये चुनौती कहाँ पर पहुंच गई, इधर। तो यहाँ पर है ना बाबूजी अपने फेरों को बीच में छोड़कर ही क्या किस ओर चले गए, युद्ध भूमि की ओर। एक तरीके से युद्ध भूमि हो गई। और देंचू गांव में यहाँ पर ना युद्ध करते हुए, मारवाड़ का ही गांव है ये, जोधपुर का। तो वहां पर है ना 1276 ईस्वी में बाबूजी की गायों की रक्षा, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए क्या होगी, मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई, ठीक है। जो योद्धा युद्ध भूमि में लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु नहीं कहा करते, वीर गति ही कहा करते हैं। आज भी हमारे जो सैनिक है ना, वो शहीद होते हैं। तो कहने का मतलब वीर गति नाम हमारे लिए उपयुक्त और है ना एक तरीके से मान सम्मान के योग्य होगा। तो अब आगे की बात अपन इस कहानी को और आगे ले जाते हैं, ये कहानी तो यही छोड़ देते हैं। अब बाबूजी को कौन कौन लोग पूछते हैं, क्या 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 प्रक्रिया रहती है, हम उस कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये जो जायल का जो है ना जिंदराव खींची है, इसको मारता कौन है, यानी कि झरड़ा जी। कौन मारता है, झरड़ा जी, जो कि बाबूजी का भतीजा है, बाबूजी के भाई बूढ़ो जी का क्या पुत्र है। तो झरड़ा जी के द्वारा यानी कि जिंदराव खींची को मार कर पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया जाता है, ठीक है, बदला लिया जाता है। आप वैसे ही याद कर लेना, झरड़ा जी मैंने आपको बताया, दूसरा नाम रूपनाथ जी। उसके बाद भी बात की, इनको हिमाचल प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में वहां इनको एक बालकनाथ जी के नाम से भी जानते हैं। तो झरड़ा जी, और मैंने आपको बताया झरड़ा जी क्या जिंदराव खींची को मार करके अपने पिता व चाचा की मृत्यु का क्या ले लेते हैं, बदला ले लेते हैं। आपको ध्यान होगा लोक देवता गोगा जी है ना, ये जो मृत्यु हुई, तो यहाँ पर एक अगर गिरधर सिंह पड़िहार है, उनकी भी बहुत अच्छी कविता है, पूरी लंबी चौड़ी कविता है ना, बहुत अच्छा बोल है उसके अंदर। उसके माध्यम से बताया गया है कि अंत में गोगा जी चौहान यहाँ पर पहुंचते हैं ना, गोगा जी कहते हैं कि है ना कि धन्य हो है ना राठौड़ों थाने थे, है ना, मतलब एक कदम कदम पर खांडो खड़का गया, लेकिन दुख तो इस बात का था कि भाई ने ही भाई खा गया, मतलब ये आपस में लड़ करके ही है ना काम अब इन्होंने खराब कर लिया। तो ये बात आप लोग जाने। अब अपन बात करेंगे इससे आगे की भी, बाबूजी राठौड़ से संबंधित और प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, उनको भी अपन लेते हैं। जब अपन बात करेंगे, अब और भी महत्वपूर्ण तथ्य वाली बात है। एक तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय
ऊंट लाने का श्रेय किसको है भाई? बाबू जी को ही है। और ऊंट के लिए एक शब्द और काम लिया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया, सांडे। क्या काम लिया जाता है? सांडे। इसीलिए बाद में है ना ऊंटनी को सांड कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, ये सांडे वो नहीं है जो अपने है ना ताल में होते हैं, ध्यान रख लेना। तो ऊंट की बात हमने कर ली है। ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। और ऊंट कहाँ से लेकर आए वो भी आप याद रख लेना, सिंध से। कहाँ से लेकर आए? सिंध वाले क्षेत्र से, ठीक है। अरब कंट्री की तरफ अब भी बहुत ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे मित्रों, है ना, ऊंट लाए थे तो अब बाबूजी से संबंधित कुछ जातियां हैं, उन जातियों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, उनको भी अपन ले लेते हैं। यानी यहाँ पर एक ऊंट पालक जाति रहती है राजस्थान में, ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति, और इस जाति का नाम क्या है? रेबारी, या उसे अपन कह देंगे रायका, ठीक है। रेबारी या रायका जाति के जो लोग हैं ये बाबूजी को क्या मानते हैं? आराध्य देवता, आराध्य देवता, इष्ट देवता इन्हीं मानते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ऊंट पालक जाति है जो बाबूजी को क्या मानती है? आराध्य देवता। और जब भी ऊंट बीमार हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, या पहले भी सकुशल है ना, कुशलता के लिए, या बीमार होने के बाद भी बाबूजी की पढ़ या फड़, पढ़ या पढ़, बात एक या दोनों में से कोई भी शब्द काम ले सकते हो, का वाचन भोपों से करवाते हैं। और इनका ऊंट अगर है ना बीमार भी हो जाता है तो भी ये उसके क्या करते हैं? तांती बांधते हैं। तो तांती बांधने की बात भी है। और एक चीज और याद कर लेना कि यही लोग खुद भी है ना, ये जो रेबारी व रायका जाति के जो लोग हैं ये खुद क्या करते हैं है ना, बाबूजी की एक गले में चांदी की प्रतिमा, चांदी की क्या प्रतिमा डालते हैं, और इस प्रतिमा का नाम है नावा। ध्यान देना भाई, नावा नाम का उल्लेख मिलता है। कल्चर से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अपने इसी कल्चर से संबंधित अच्छा प्रश्न आ सकता है कि नावा क्या है? तो गले में डाली जाने वाली बाबूजी की छोटी सी क्या हो गई? मूर्त हो गई चांदी की, ठीक है। तो ये बात में हमने बात किस जाति की है? रेबारी जाति की, ठीक है। अब हम इन्हीं कहानियों को और आगे लिए चलते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। ये मैंने बाबूजी की पढ़ का वाचन भोपों से करवा, मैंने ये नहीं बताया कि कौन से जाति के भोपे होते हैं। बात करेंगे अपन नाइक या थोड़ी जाति के भोपे, और इनके पढ़ के संबंधित जो प्रश्न आएगा उसमें करेंगे। हाँ, तो अब लेते हैं अपन अगले प्रश्न को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको? बाबूजी को। सांडे कहां से लेकर आई? सिंध से। अगली बात, ऊंट पालक जाती है रेबारी, गले में ये लोग क्या करते हैं? चांदी का है ना एक क्या डालते हैं? प्रतिमा डालते हैं, उसे नावा कहते हैं। और ये भी बात की ये रेबारी जाति की आराध्य देवता है। बाबूजी की पढ़ का ये लोग क्या करते हैं? वाचन है ना भोपों से करवाते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया तांती भी बांधते हैं। अब देखो इससे अगली क्या बात हो सकती है।